अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि ऑडिटर है, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। रिक्वायरमेंट कि उसको क्या क्या चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या जिम्मेदारियाँ उसकी, वो देखेंगे। अब चलो, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज कि उसने जो ऑडिट किया है वो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रूप में किया है, उनका कंप्लाइंस करना। पहला क्या है? कंप्लाइंस। द ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द एसेज रेलिवेंट टू ऑडिट कि जो ऑडिटर है उसने कंप्लाइन की फॉलो किया है, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है जो रेलिवेंट है ऑडिट के रूप में, उसको सबका कंप्लाइंस किया है। द ऑडिटर शैल हैव द उसको ना अंडरस्टैंडिंग है एंटायर टेक्स्ट ऑफ एन एस जो एसेज है जो लिखा गया है उसकी उसको कंप्लीट नॉलेज है। ऐसा नहीं कि इनकम नॉलेज के रूप में कुछ भी लिख रहा है, कोई काम कर रहा है, वो नहीं चलेगा। The auditor shall not represent compliance with essays in the auditor's report unless the auditor has complied with the requirements of the essay and all other essays are relevant to audit। और ऑडिटर वही ऐसे यूज़ करेगा जो कि रेलेवेंट है, जो उसकी ऑडिट प्रोसीजर उसके अंदर ऑडिट कर रहा है उसके अंदर वो रेलेवेंट है और उनका जो कंप्लाइंस है उसने सही तरीके से कर रहा है वो। सेकेंड अपनी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? यूज दिस ऑब्जेक्टिव टू अचीव ओवरऑल स्टेट्स इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव हैविंग रिगार्ड टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऐसे जैसे 510 साल जो इनका आपस का इंटर रिलेशंस बताता है। ऑब्जेक्टिव इस तरह से काम करना पड़ेगा। और डिटरमाइन करेगा कि ऑडिट प्रोसीजर है ना इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट बाय एसेज इज नेसेसरी। जो अपने टीओसी वगैरह कर रहा है उसके अंदर कोई एडिशनल प्रोसीजर तो रिक्वायर्ड नहीं है, उनके भी देखेगा कि एडिशनल प्रोसीजर होंगे उनको भी करेगा। इवेलुएट वेदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हैज़ बीन ऑब्टेन और देखेगा कि जो अपना सफिशिएंट और एविडेंस है ना वो मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, कंप्लाइंग विद रेलेवेंट रिक्वायरमेंट बाय एसेज। तो ऑडिटर हैव टू कंप्लाई, ऑडिटर कंप्लाई करेगा एसेज अनलेस एंटायर ऐसे इज नॉट रेलिवेंट कि कोई ऐसे हैं वो रेलिवेंट नहीं है। जैसे ऐसे 299 को जॉइंट ऑडिट होगा तो ये ऐसे अप्लाई होता वरना ऐसे अप्लाई नहीं होता ऐसे 299। और एक है रिक्वायरमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट बिकॉज इट इज़ कंडीशनल एंड कंडीशनल डज नॉट एग्जिस्ट कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंडीशनल है, कंडीशन के ऊपर है। कंडीशनल होगी तो करना ही रिक्वायरमेंट अपने को फॉलो, वरना मत करो। जैसे कि ऐसे 500 फर्स्ट टाइम क्लाइंट और ना 510 जो फर्स्ट टाइम क्लाइंट के ऊपर ही अप्लाई होता है। थर्ड है departure from requirement in exceptional circumstances perform alternative audit procedure to achieve aim for requirement। कोई भी ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं वो करना अपने को ना पॉसिबल नहीं है तो उसके रूप में अपन उसके ऐसा है नहीं कि जो ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं अपने को वो नहीं हो रही तो ऑडिट को छोड़ देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि अपन अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज के रूप में अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर का अपन यूज़ करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे जिनसे कि अपन अपना जो अपने को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिएगा अपन उनसे लेंगे। फिर डी आएगा फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव कि ऑडिटर शुड इवेलुएट इफ द फेलियर प्रिवेंट्स ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, जो कि हमारा रीजनेबल एश्योरेंस है। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस कि अपने को एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट और ऑडिटर का कि एब्सोल्यूट बट नॉट हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड नेसेसिटीज मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन और अपने जो ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करने का चाहिए। वैसे 705 में फिर दूसरे नंबर की है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एथिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होंगी कि कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट ऑर्डिनरी कंप्राइज कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीए के जो कोड ऑफ एथिक्स है ना उनके दरमियान रहकर ही वो उसको काम करना पड़ेगा। इसमें क्या कहेंगे? इंटीग्रिटी पहली तो इंटीग्रिटी रिक्वायर ऑडिटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑन द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। इट इज़ इम्प्लाइड फेयर डीलिंग विद ट्रूथफुलनेस कि जो ऑडिटर है वो बिल्कुल ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे नहीं शर्माए कि मैनेजमेंट को बताने के लिए शर्मा रहा है कि मैं ये काम सर आपने गलती कर दी आपने वो कर दिया, ऐसा नहीं हो चाहिए। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा और ऑनेस्ट ईमानदार, ना उनके कोई ग्रीड के अंदर आए मैनेजमेंट का, बिल्कुल ना जो ओपिनियन उनको भी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड दे ऑनेस्टी से। सेकेंड वन ऑब्जेक्टिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ जो ऑब्जेक्टिविटी क्या मतलब है कि उसका जो ऑब्जेक्ट है ना कुछ सिंपल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वो किसी बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए उसका, ये आएंगे ऑब्जेक्टिविटी में। फिर अपनी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। एक वो जो
जो ऑडिटर है ना वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल होना चाहिए, कि उसको नॉलेज होनी चाहिए सारी एसेज वगैरह की, जो करंट टाइम पे जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उनका पूरा उसको नॉलेज होना चाहिए, ना कि वो उसको नॉलेज ना हो, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। फिर अपनी है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि जो अपने ऑडिट इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो क्लाइंट का और ऑडिटर के बीच में कॉन्फिडेंशियल में होनी चाहिए। ऐसा ना कि वो कहीं लीक कर दें, कि किसी का रिलायंस का वो ऑडिट कर रहा है, उसको उसके शेयर्स के बारे में कुछ बताए कि प्राइस हाई होगी या कम होगी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर क्लाइंट को मालूम है, अपने रिलेटिव्स को कह रहा है, फ्रेंड्स को कह रहा है, जो कॉन्फिडेंशियल को ब्रीच कर रहा है वो नहीं चलेगा। ये कोड ऑफ एथिक्स है ना, उनके खिलाफ है। फिर अपना प्रोफेशनल बिहेवियर, जो ऑडिटर उसको कुछ किसी बात में ना प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, जिसमें रेलिवेंट लॉज एंड ही नोज एंड शुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, कि उसको ना जो उसको नॉलेज है ना, उसको सारी नॉलेज को उसको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो छोड़ रहा है, माइट भी देख लेंगे, होगा तो होगा वरना ना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ, जो इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऐसा नहीं कि सामने से इंडिपेंडेंस दिख रहा है, नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, जैसा है वैसा वैसा ही उसका इंडिपेंडेंट उसका दिमाग भी होना चाहिए, कि मन में कुछ चल रहा है, काम और कोई कर रहा है। और इंडिपेंडेंस इन्हांस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी टू बी ऑब्जेक्टिव। जो इंडिपेंडेंस है उसी के चलते वो ऑडिटर को एबिलिटी होती है कि वो अपने इंटीग्रिटी के अंदर सारे काम कर सके, वो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको भूले ना, अपना अलग ही प्रोफेशनल वे का एटीट्यूड बना के रखे वो। एक अपना वो है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चनिंग माइंड। जो ऑडिटर है ना उसका माइंड क्वेश्चनिंग होना चाहिए, और इसका मतलब होता है कि बीइंग अलर्ट, कि वो अलर्ट टू कंडीशंस विच में इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या मतलब हुआ कि जो ऑडिटर है ना उसका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। इसका मतलब कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड को बताता है कि उसका जो दिमाग है वो बहुत ही शार्प होना चाहिए, जो क्वेश्चनिंग माइंड, मैनेजमेंट कुछ बता रहा है उसको बिल्कुल क्वेश्चन करे कि ऐसा क्यों हुआ, आपने जो ये कोई उसका नेचर ऑफ बिजनेस का उसको नॉलेज होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि हमने गुड्स हैं ये हमने 1 करोड़ के मंगवाए, बोल रहा है कि नहीं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो सेम इंडस्ट्री में और दूसरी कंपनी में तो एक गुड्स आपका 70 लाख में आ रहा है, 30 लाख एक्स्ट्रा क्यों मंगवा रहे हो। उसको ना माइंड क्वेश्चन होना चाहिए कि वो अलर्ट हो कि मैनेजमेंट गलती करे, उसको वहीं के वहीं पकड़ ले वो, जिससे कि उसके ऊपर कोई बात ना, वो जो फाइनल स्टेटमेंट है उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। प्रोफेस कैप्टिसिज्म के बारे में और कुछ लिखा हुआ है, आप देख लो, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको दिखा देता हूँ, आपको नोट्स लिखने हो तो लिख लो। फिर एक अपना प्रोफेशनल जजमेंट, द एप्लीकेशन रेलिवेंट, उसको ना ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि उसको होगा ही, जो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस जो पुरानी कंपनीज में काम करके आ रहा है, जो पहले कुछ ऑडिटर्स का भी नॉलेज होगा, विद द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द कोर्स, जो हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर जो डिसीजन लेने के कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। डेट आर एप्रोप्रिएट in circumstances to the audit engagements. Examples है इसके materiality, ethics, anti nature time action audit procedure, evaluating sufficiency of an appropriate evidence, इसके उसका sufficient appropriate evidence, कि reasonable assurance हो जाए कि कुछ डॉक्यूमेंट है उसको reasonable assurance की बता रहे कि in context to an audit of financial statement a high but ये लिखा हुआ high but not absolute level of assurance, sufficient appropriate evidence। sufficiency refers to quantum, sufficient की quantity और appropriate हम लोग की quality, कि क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से आपका जो एविडेंस है बिल्कुल एकदम बढ़िया है, सफिशिएंट है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक स्टेटमेंट्स नहीं है। फिर अपना एक ऑडिट रिस्क इज़ अ फंक्शन ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, रोमम जो इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, उनका जो मिक्सचर है वो उसको बोलते हैं अपन ऑडिट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, AR into CR and into DR। इन सिंपल वर्ड, अब सिंपल में देख लेंगे, ए रिस्क डेट ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इन फैक्ट दे डो नॉट डिस्क्लोज एन एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल सिस्टम है। इसका क्या मतलब कि जो अपना इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा कि अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी
मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, जो बने हुए हैं एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, इसका ये मतलब होता है। और टाइप्स ऑफ ऑडिट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं ऑडिट के। एक होता है मैंडेटरी ऑडिट, एक होता है ऑप्शनल। मैंडेटरी होगा कोई लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, ऑप्शनल होगा कि आप करवा मतलब अपनी दुकान का ऑडिट करवा सकते हो आप चाहो तो। फिर आएंगे एडवांटेज, ऑडिट कर रहे हैं इसके एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या अपन ऑडिट करने के। कि पहले देखो, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फंड प्रोवाइडर्स, जो आपको फंड प्रोवाइडर कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट देख लेंगे, सोचेंगे कि फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में, नहीं कंपनी काम अच्छा कर रही है, कोई गलत तो नहीं हो रहा। मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल चेक भी हो जाता है कि वो काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस का सेटलमेंट ऑडिटर होगा, नॉलेज होगी, उसको करने में आसानी होगी। सेटल ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपका, उसके सेटल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो अपना वेस्टेज हो रहा है उसको डिटेक्शन कर लेंगे, जैसे कि कोई कंपनी है कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसका वेस्टेज निकाल रहे हैं, ऑडिटर देखेगा, बोले सर अगर आप चाहो तो इस वेस्टेज के आप थोड़ा बहुत मनी या थोड़ा बहुत लेबर इसके अंदर प्रोवाइड करके आप इससे कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हो, जिससे आपको अब इनकम भी अच्छी होगी और आपका वेस्टेज है ना इसको डिकम्पोज करने का खर्चा भी नहीं होगा, इसलिए उसको बता सकता है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो ऑडिटर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है। अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स, जो कंट्रोल्स उसको अप्रेज करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। एडमिशन रिटायर ऑफ पार्टनर और ग्रांट ऑफ लाइसेंस ग्रांट कर देगा टाइम, और एडमिशन हो रहा उनके बारे में बता देगा। और ये है क्या कि रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, जैसे कि ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग नॉलेज होती है, जो साउंड माइंड होना चाहिए, बट साउंड नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की भी ऑडिटिंग की भी। फिर ऑडिटिंग एंड लॉ हो गया कि ऑडिटर को थोड़ा बहुत लॉ भी नॉलेज होनी चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में जानकारी इसको होनी चाहिए कि ऑडिटिंग एंड लॉ। फिर आ जाएगा ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप देख लो। मैनेजमेंट ऑडिटर इज़ एक्सपेक्टेड टू डील विद ह्यूमन बींग्स अदर देन फाइनेंशियल फिगर, जो ऑडिटर होगा मैनेजमेंट ऑडिटर, उसको ना जो ह्यूमन बिहेवियर उनसे डील करना पड़ेगा, ना कि नंबर से डील कर ले, लेकिन ह्यूमन पे देखा कि उसका अगर सामने बैठा है उसका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, कि उसको देखेगा, उसको स्टडी करेगा कि उसने जो अपने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो सही से तो बनाए हैं ना, गलती नहीं गई ना। वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट इन डिज़ाइन द जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना, उनको डिज़ाइन करने के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है बिहेवियर साइंस, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स तो ह्यूमंस पे लगेंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह पे। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी इसेंशियल फॉर एन ऑडिटर इज एज टू इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। जो नॉलेज है ना बिहेवियर साइंस का वो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ड्यूटी को ना डिस्चार्ज करने में काम आएगा, इफेक्टिवली काम। अब जो ड्यूटी है ना उसको चेष्टा मतलब कि उसकी जल्दी जल्दी खत्म होगी उसकी ड्यूटी, ऑडिटिंग का रिकॉर्ड जो इफेक्टिवली काम कर पाएगा वो। देखेंगे ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, और इसके अंदर मैथ्स भी काम आते हैं, स्टैट्स यूज़ करेगा, प्रोबेबिलिटी वगैरह जेई टेस्टिंग करेगा, उसके अंदर बहुत काम आएंगी। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा नॉलेज होनी चाहिए, टुडे मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल पता ही है सबको डेटा ही है कुछ है, जो कंप्यूटर की नॉलेज उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, बाई कोड वगैरह जानता हो, किसी से बार बार हेल्प ना मांगनी पड़े। रिकॉर्ड कोलेट एलोकेट वैल्यू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वैल्यू, जो उसके बारे में बताया कि क्वांटम हाई स्पीड है, हाथ से करेगा कोई ऑडिटिंग करें तो बहुत दिक्कत है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, और ज़्यादा रिलायबल तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगर आपको डेटा नॉलेज या कंप्यूटर के बारे में जानते हो तो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उनके अंदर वो हाई स्पीड से सेम काम अच्छे तरीके से कर पाएगा। फिर जो अपना जो बाकी का टाइम में हाथ से करेगा तो ट्रांजेक्शन चेक कर लेगा, बाकी का आगे उस जो प्रोसेसिंग है प्रोसीजर उनके पास टाइम नहीं दे पाएगा, इससे कि वो चेक करके एलोकेट करके जो बाकी की जो प्रोसीजर है ना उनके ऊपर अच्छे से काम करेगा, गुड नॉलेज होती है उसको। और ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको जो फाइनेंस है ना उसकी भी ठीक ठाक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि फील्ड्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और इसके बाद नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर एक्सपेक्ट हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, इनकी नॉलेज भी ठीक ठाक अच्छी खासी होनी चाहिए उसको। वैसे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट आर अंडरस्टूड बाई एन ऑडिटर, जो गवर्नमेंट का ऑडिटर होगा उसको जो गवर्नमेंट के जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ज़रूरी है। बस गाइस, थैंक्स गाइस।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड let me know the next topic what you want to study from me.